नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेणु बघेल है और आज मैं यहाँ पर आप सभी के सामने कोविड-19 में योग की महत्ता के लिए उपस्थित हुई हूँ। आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र के सभी सदस्यों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिया, एक मौका दिया मुझे अपने विचारों को प्रकट करने का, इस महामारी के बारे में बताने और योग के संदर्भ में उससे क्या लाभ हमें मिल सकते हैं और हम कितना अपना इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बताना चाहती हूँ। इसी के साथ साथ मैं अपने सारे गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे योग के बारे में आज तक जो भी जानकारी दी है, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे योग से जुड़ने का मौका दिया और इसमें आगे अपने लिए कुछ करने का मौका दिया, सभी लोगों के लिए कुछ बताने का मौका दिया। सबसे पहले हम शुरुआत ओम ध्वनि के साथ करेंगे। आंखें बंद कर लें, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे शांति शांति के साथ। ओम। शांति 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 ही। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ लेंगे। गर्म होने तक धीरे से बंद आंखें रखें, चेहरे पे फैला लें। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे गिर जाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में 2020 की शुरुआत से हम एक बहुत बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं। इस महामारी ने ना केवल किसी एक देश को बल्कि पूरे विश्व के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। सभी देशों की अर्थव्यवस्था से लेकर आर्थिक स्थिति को, प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को हिला के रख दिया है। इसकी शुरुआत जैसा कि आप सभी जानते हैं कोविड-19 की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। वुहान शहर में इसे चमगादड़ के द्वारा फैलने वाली कोई महामारी के बारे में बताया गया है। बहुत सारे सूत्रों के अनुसार अलग अलग चीज़ें बताई जा रही हैं कि कोई कह रहा है कि चमगादड़ से उत्पन्न होने वाला रोगी या उसके द्वारा जो वायरस होता है उसके द्वारा ये फैलाया गया है, या और भी प्रकार के खाद्य पदार्थ वहाँ पे बहुत सारे जीवों को मार के और उनको खाया जाता है। तो ये जो महामारी है कोविड-19 या कोरोना वायरस, ये चमगादड़ के द्वारा अभी तक मानी जा रही है कि चमगादड़ के द्वारा जो लोग जिन्होंने खाया था उनके अंदर इस महामारी के लक्षणों को सर्वप्रथम देखा गया और फिर धीरे धीरे ये फैलता गया। फिर हमारे देश की अगर बात करें, हमारे देश यानी भारत में इसकी शुरुआत जनवरी 2020 से हो चुकी थी, लेकिन हमें इसकी जो जानकारी है वो बहुत स्लो होते हुए कई लोगों को पहले लगा कि ये जो महामारी है ये तो एक ही देश तक सिमट के रह जाएगी। लेकिन जब WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रूव किया कि ये जो है एक महामारी है, कोरोना जो है पैंडेमिक है, कोविड-19 एक पैंडेमिक है, तो इसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे पूरे देशों पर हम देखते गए। भारत में इसकी शुरुआत फरवरी और जनवरी के मध्य मानी जा रही है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही सामान्य सर्दी जुकामों की तरह हम समझ सकते हैं, या गले के किसी इन्फेक्शन की तरह, थ्रोट किसी इन्फेक्शन की तरह हम समझ सकते हैं। लेकिन इस महामारी ने सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी को चेक किया।
जिस व्यक्ति का इम्यून पावर बहुत अच्छा है, जिनका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, उन लोगों को ये बीमारी बहुत आसानी से इन्फेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि ह्यूमन पैथोजेंस जो होते हैं वो आपकी इम्यूनिटी को चेक करते हैं। यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो ह्यूमन पैथोजेंस जो होते हैं वो आप किल कर सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं, या आपकी इम्यूनिटी उनको ओवरकम कर देती है। फैगोसाइटोसिस होता है और लाइसोजाइम, मतलब हमारी जो बॉडी के जो प्रतिरक्षी तंत्र है, सेल्स के अंदर जो प्रतिरक्षी ऑर्गन्स होते हैं या जो छोटे छोटे से जो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, उन सारे स्टेज पे जाके इसे किल कर दिया जाता है। लेकिन चूँकि अब इम्यूनिटी पावर सभी की बहुत वीक है, इसलिए ये बीमारी आपके सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब करती है। अब आप इसका जो सिम्टम है वो सिंपल नोजिया, सर्दी ज़ुकाम, गले में दर्द, फीवर, श्वास लेने में तकलीफ़ होना, अस्थमेटिक टाइप के छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं। लेकिन हम इस बीमारी को आसानी से ओवरकम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम, लेकिन उनमें सबसे सर्वप्रथम नाम आता है योग का। योग जो है हमारे भारत देश की धरोहर है, और पूरे विश्व के लोगों ने, पूरे विश्व के हर देश ने इस योग को ना केवल सराहा अपितु माना, साथ ही साथ इसे अपनाया भी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जिस प्रकार कोविड-19 एक महामारी के रूप में पूरे देश, पूरी दुनिया पे फैल रही है, इसकी कोई वैक्सीनेशन अभी तक कोई उपलब्ध नहीं हुई है। सारे देश बराबर अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम इस महामारी से, हम इस इन्फेक्शन से, पहले तो इन्फेक्शन फॉर्म में आता है, इस इन्फेक्शन से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इसी से शुरुआत करते हैं। अब चूँकि हम ये सभी जानते हैं कि आपको जो है कॉमन सिम्टम नोजिया, और जैसा आपको मैं बता चुकी हूँ कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, उसको ख़राब करता है, आपको श्वास लेने में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, आपके गले में दर्द होता है, सूखी खांसी आती है, आपको फीवरिश होता है, आपके शरीर में जो इम्यून पावर है वो बिल्कुल वीक सा रहता है। जब ये वीक इम्यूनिटी होती है तभी ये सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी में अटैक करता है, और 3 से 4 दिनों के भीतर ना केवल ये आपके थ्रोट को बल्कि आपके लंग्स को भी बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये तो बात हुई कोरोना वायरस की। अब थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी की तरफ चलते हैं। कोरोना वायरस की मॉर्फोलॉजी जो है वो पहले के समय से मीन्स 2019 से लेकर 20 के मध्य तक आते आते और इस समय में आते आते बहुत चेंज हो रही है। मतलब बहुत कम ऐसे वायरस होते हैं जो अपनी मॉर्फोलॉजी को बहुत जल्दी चेंज करते हैं, लेकिन ये जो कोरोना वायरस है ये डिपेंडिंग टू एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स, मतलब जितने भी सीजन्स आते हैं उनके हिसाब से अपना जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज करती जा रही है। चेंज करने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत आसानी से डॉक्टर्स या जो साइंटिस्ट है इसकी वैक्सीन को नहीं बना पा रहे, डॉक्टर्स इसकी वैक्सीन नहीं बना पा रहे, इसलिए आज ये हम इस हद तक आ गए हैं कि भारत देश में 10 लाख से ऊपर इसके केस हो गए हैं, और पूरी दुनिया में ना जाने अमेरिका जो कि सबसे बड़ा डेवलप्ड कंट्री है वो भी इससे नहीं लड़ पा रही है। जिसकी हेल्थ जो एसोसिएशन है या जिनका इतना मजबूत है, जिनकी डॉक्टर सुविधा इतनी मजबूत है, वो भी इस बीमारी के आगे अपने घुटनों को टेक चुकी है, उसमें अपने बहुत सारे देशवासियों को गंवा चुकी है। लेकिन सभी ने आज इस महामारी के समय में कुछ ऐसी चीज़ों को मान्य कर दिया है कि वह समझ चुके हैं कि योग ही हमारे लिए एक ऐसा साधन है जो इस कोरोना महामारी के समय पे हमें एक अच्छी इम्यूनिटी को दे सकता है, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा सकता है, हमारी इम्यूनिटी को बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बना सकता है, हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि योग से जुड़ें, और साथ ही साथ अब मैं आपको योग की महत्ता की तरफ ले चलती हूँ कोविड-19 से होते हुए। योग 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 अक्षरों से मिलकर बना है योग, जिसका अर्थ सामान्य भाषा में होता है जुड़ना। योग जो है आपके शारीरिक और मानसिक दोनों के मध्य आपसी सामंजस्य को स्थापित करता है, आपको दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करके आध्यात्म की ओर ले चलता है। ये तो एक साधारण सी परिभाषा हुई है कि योग क्या है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने
भारत की जो संस्कृति है वो योग के द्वारा ही अपना उपचार करते थे। पहले कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, केवल योग और कुछ षटकर्म की क्रियाओं के द्वारा शरीर को मजबूती प्रदान की जाती थी। चूँकि अब हम एलोपैथी दवाइयों की तरफ इतना बढ़ चुके हैं कि अब हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इन एलोपैथी दवाइयों का भी इस महामारी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मतलब ये दवाइयाँ भी उससे कुछ नहीं कर पा रही हैं, उनमें कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं साबित हो पा रही है। लेकिन हमारा जो योग है, योग से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, जो हमारा अष्टांग योग है, जो इन्हें फॉलो कर रहे हैं या जो षटकर्म की क्रियाएं योग के द्वारा बताई गई उन्हें अपना रहे हैं, वो देखा जा रहा है कि बहुत हद तक हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बना रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि योग के किन किन अंगों के द्वारा या किन किन भागों के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। योग यानी अष्टांग योग की बात करें अब हम थोड़ी। अष्टांग योग जो कि पातंजलि योग दर्शन के द्वारा बताया गया है, महर्षि पतंजलि के द्वारा। यम, इसके 8 अंग है। सबसे पहले आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो शुरुआती में आपको यम नियम से कुछ थोड़ा बहुत अवगत कराना चाहूँगी। यम और नियम। यम नियम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जो लोग इन सभी चीज़ों को समझते हुए इन्हें फॉलो करते हैं, वो ना केवल अपना व्यक्तिगत विकास करते हैं, अपितु अपने व्यक्तित्व के साथ अपने सामाजिक स्तर पे भी अपना विकास करते हैं। साथ ही साथ नियमों को देखा जाए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच एक शब्द नहीं है, ये आपको अंदर और भीतर और बाहर दोनों तरफ से आपको फॉलो करना है। शौच आपकी बुरी वृत्तियों का, आपके भीतर की गंदगी को साफ करना ही नहीं है, आंतरिक शौच है और बाह्य शौच। बाह्य शौच में भी आपको अपने विचारों को बहुत चेंज करना होगा, बहुत क्लीन करना होगा, सफाई करनी होगी। तप करने का मतलब ऐसा नहीं कि ऋषि मुनियों की तरह आप बहुत ज़्यादा साधना में लीन हो या ये सब नहीं। तप अपने भीतर की बुराइयों को जलाना, उसे क्षीण करना, उसे खत्म करना। स्वाध्याय स्वयं को जानिए, जितना हो सके स्वयं के भावों को जानिए, अपनी एबिलिटी को पहचानिए और अपने आप को भीतर से साफ करिए, पॉलिश करिए और अपना सर्वांगीण विकास करिए। ईश्वर प्रणिधान की बात करें तो अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान है। अहिंसा की बात नहीं कर पाई मैं पहले यम से, तो अहिंसा जो है केवल अपने साथ ही नहीं, किसी भी प्रकार से मन, वचन, कर्म से किसी का भी बुरा न चाहना। सत्य, सदैव सत्य कहना। तप, सत्य, अस्तेय, किसी भी रूप से आप किसी भी प्रकार से चोरी ना करना, अस्तेय है। और अपरिग्रह की बात करें, लॉकडाउन जब से कोविड-19 हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैर पसारा है, तब से हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने यहाँ पे लॉकडाउन की शुरुआत की। सबसे पहले 22 मार्च को एक जनता कर्फ्यू से स्टार्टिंग किया गया था। तभी से लोगों में इस प्रकार से अपरिग्रह का भाव आ गया है कि वह जितना हो सके जो चीज़ें मिल रही है भरते जा रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं, अपरिग्रह करते जा रहे हैं। तो ऐसा ना करें, सबको सभी कुछ उपलब्ध हो इस भाव से करें। ऐसा ना सोचें कि आज हमारी पूर्ति तो हो गई लेकिन आगे सभी की हो या ना हो, सभी को साथ में लेकर चलना है, सभी को इसके प्रति सजग बनाना है और साथ ही साथ केवल अपना ना सोचते हुए सभी के लिए अच्छा भाव रखते हुए अस्तेय का, अपरिग्रह का पालन करना है। अब हम चलते हैं आसनों की तरफ। आसन, पहले हम बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स क्या। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वास को लेने और छोड़ने के अंगों से संबंधित। श्वास को लेने की शुरुआत हमारे दोनों नॉस्ट्रिल से ही हो जाती है, दोनों नासिकाओं से, उसके बाद थ्रॉट, उसके बाद हमारे ट्रैकिया और उसके बाद में ब्रोंकियल एंड एल्वेोलाई और लंग्स। सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात करी जाए तो लंग्स जो है 2 होते हैं, राइट लंग, राइट और लेफ्ट।
राइट साइड जो होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर। मतलब राइट लंग्स थोड़ा सा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग के 2 ही पार्ट्स होते हैं, अपर और लोअर लोब्स। इसके बाद यदि हम बात करें तो नॉस्ट्रिल से जब हम श्वास भरते हैं, दोनों नासिकाओं से समान रूप से पूरक और रेचन करना। पूरक करना यानी श्वास को भीतर लेना, रेचन यानी श्वास को बाहर निकालना। तो दोनों नॉस्ट्रिल से जब श्वास भरते हैं तो धीरे धीरे वो श्वास भरते हुए हमारे कंठ तक पहुंचती है, फिर ट्रैकिया और फिर जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन से उससे होते हुए हमारे लंग्स तक पहुंचती है। फिर यहाँ पे बहुत छोटी छोटी रेस्पिरेटरी यूनिट्स होती हैं, ब्रोंकियल, और जो गैसियस एक्सचेंज होता है, मीन्स हम O2 इनटेक करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है बॉडी में, वो एल्वेलाई के थ्रू होता है। एल्वेलाई हमारे लंग्स की सबसे छोटी होती है, और कोरोना वायरस हमारी एल्वेलाई की यूनिट, माइक्रॉन्स की जो ये यूनिट्स होती हैं, उनको चिपका देता है। उनकी जो फैलने की जो क्षमता होती है, जो गैसियस एक्सचेंज करने की जो क्षमता होती है हमारी, उसको ब्लॉक कर देता है। इसलिए देखा जाए तो सबसे पहले हम नॉस्ट्रिल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से हम शुरू करेंगे। थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज केवल श्वास लेना और छोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी लंग्स की कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ाना है। किस तरीके से बढ़ाना है मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी कि कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है जिन्हें हमें दैनिक जीवन में करना है और अपने फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाना है, हमारे हृदय को फैलाव सुपड़ाव, और साथ साथ हमारी नॉस्ट्रिल की जो इनहेल एक्सहेल की जो क्षमता है उसको लयबद्ध रूप में लाना है। तो सबसे पहले मैं आपको 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने लाना है, इस प्रकार से जोड़ लेना है। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए आपको दोनों हाथों को दूर दूर ले जाना है, जब तक आपके चेस्ट का बहुत अच्छा सा फैलाव ना हो। और धीरे धीरे जैसे एक्सहेलेशन शुरू होगा तो आपको दोनों हाथों को पास लाते हुए पूरा एक्सहेलेशन होने के साथ दोनों हथेलियों को जोड़ लेना है। इस क्रिया को आपको 5 से 10 बार करना है। इनहेल करते हुए दूर, एक्सहेल करते हुए पास, इनहेल दूर, एक्सहेल पास। दूसरी की बात करें, दोनों हाथों को इस प्रकार से स्पर्श कराते हुए ज़मीन पर श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामने से ऊपर लेकर जाएं। पूरी श्वास भरने तक हाथों को ऊपर लेकर जाना है, अच्छे से फैलाव करना है। सीने की मांसपेशियों को फैलते और सिकुड़ते हुए महसूस करना है। जब धीरे धीरे एक्सहेलेशन स्टार्ट होता है तो हाथों को धीरे धीरे नीचे लेकर आए। इनहेल, एक लयबद्धता के साथ श्वास को लेना और छोड़ना करते रहें। 5 से 10 आवृत्तियों तक इसका भी अभ्यास करें। फिर धीरे से दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाते हुए श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को दूर, इनहेल, पीछे जाके थोड़ा सा कोहनियों को बेंड कर लें पीछे की तरफ। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इन तीनों ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास आपको 5 से 10 बार करना है। ये क्या करेगा, आपके चेस्ट के एक्सपांशन को बढ़ाएगा। अभी ज़्यादातर हमारी जो हैबिट्स होती है वो ऐसे शोल्डर को डाउन करके बैठने की होती है। इसकी क्या डिसएडवांटेज है कि ये जो शोल्डर्स डाउन होते हैं उससे हमारे लंग्स पे इफेक्ट आता है, तो लंग्स के फैलने और सिकुड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। लेकिन हम यदि इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को रोज़ाना के साथ करें, जब इन्हें हम रोज़ करें तो क्या होगा कि हमारे जो शोल्डर्स की प्रॉब्लम है डाउन रखने की, ये भी जो है ख़त्म होती जाएगी धीरे धीरे। और साथ ही साथ हमारे जो लंग्स दबते जा रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो श्रिंक होते जा रहे हैं, उनको भी फैलाव और विस्तार होने का एरिया मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये तो ब्रीदिंग हो गई। ब्रीदिंग के बाद मैं अब आपको थोड़े बहुत आसनों के बारे में बताऊंगी। मैं आपको वो आसन बताना जा रही हूँ जो आपके चेस्ट के ऊपर एक्सपांशन पे, बेसिकली एक्सपांशन पे आपको फोकस कराते हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हैं अपने चेस्ट को, और आप ब्रीदिंग, अपनी जो ब्रीदिंग पावर है उसको बढ़ा सकते हैं। आप लेने और छोड़ने, श्वास को लेने और छोड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले
दोनों पैर सीधे करते हुए वज्रासन लगाएंगे। मैं आपको बैठे हुए आसनों में कुछ बताने जा रही हूँ। पहले उत्तान मंडूकासन। सबसे पहले दोनों घुटनों को धीरे से दूर दूर फैलाएं, फिर धीरे धीरे दाएं हाथ को बाएं कंधे पे ले जाएं, बाएं हाथ को दाएं कंधे पे ले जाएं, गर्दन को थोड़ा सीधा कर लें और श्वास को एकदम सामान्य चलने दें। आंखें बंद करके चेस्ट के एक्सपेंशन पे ध्यान लगाएं, रुके रहना है। दस सेकेंड के बाद धीरे से एक एक हाथ को खोलें, जैसे गए थे वैसे वापस। दोनों पैर को वापस से जोड़ लें। ये तो हुआ उत्तान मंडूकासन। इसमें भी हमने हमारे सीनों के ऊपर हमारे चेस्ट के एक्सपेंशन पे ध्यान लगाया, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाया है। ठीक है, धीरे से घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, टर्न हो जाते हैं ताकि आपको साइड से दिख सके। दोनों घुटनों में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 इंच का फासला रखें। दोनों हाथों को धीरे से कमर की तरफ पटक्स पे रखें। अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए जाएं। जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाना है, रुके रहिए। धीरे से वापस आ जाएं। ये अर्ध उष्ट्रासन है। आप इसके साथ साथ पूर्ण उष्ट्रासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। जिन लोगों से बैकवर्ड बेंडिंग यानी कि जो लोग अच्छे से पीछे झुक सकते हैं, जिन्हें प्रैक्टिस है, वो लोग इसका अभ्यास ज़रूर करें। श्वास भरते हुए हाथ दायां घुमाएंगे, दाएं पैर पे रखें, बायां हाथ बाएं पैर पे। जितना आप पीछे जा सकते हो उतना पीछे आएं। वापस आ जाएं धीरे से। चलिए, वापस आने के साथ ही धीरे से दोनों पैरों को मेट पे फैला लें। लेट कर आसन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएं धीरे से, इस तरीके से। सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को एक एक करके फोल्ड करके लाएंगे, एड़ियों से पकड़ेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर को ऊंचा उठाएंगे। आंखें बंद करके इस अभ्यास में श्वास पे ध्यान लगाएं। चेस्ट के एक्सपेंशन पे ध्यान लगाना है। कोशिश करिए कि आपकी ब्रीदिंग बहुत नॉर्मल रहे, बहुत धीमी रहे। जितना हो सके आपको कमर ऊपर फेंक के जाना है। धीरे से वापस आ जाएं। पैरों को आराम दे दें। एक बार आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस ले लें। करवट लेके पेट के बनाएंगे। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। अब हम दोनों हाथों को इस प्रकार से कंधे के नीचे रखना है। अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए रखेंगे। पहले माथा जमीन पे रखेंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। इसी स्थिति में धीरे से वापस आ जाएं। दोनों हाथों का क्रॉस बना लें। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस, रिलैक्स। दोनों वापस लेटेंगे। अब धीरे से धनुरासन के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों पैर मोड़ के लाएं, एंकल जॉइंट से दोनों हाथों से पकड़ें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है शरीर को। धीरे से वापस आ जाए। आंखें बंद,
लंबी गहरी सांस। वापस आते समय फिर से वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आने के बाद शशांक आसन का अभ्यास कर लेते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से श्वास भर के ऊपर ले जाना है और थोड़ा सा घुटनों में गैप कर लें। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे इस प्रकार से नीचे आए कि आप जब नीचे आए तो आपकी चेस्ट को फैलने के लिए बहुत अच्छा एरिया मिलेगा। जिन लोगों को बैक की प्रॉब्लम रहती है वो अपनी क्षमता के अनुसार करेगा, नहीं तो इन अभ्यासों में मैंने आपको जो बताए हैं भुजंगासन, धनुरासन, वो अवश्य करें। बैक प्रॉब्लम में बहुत फ़ायदेमंद रहता है वो। साथ ही साथ हमारे सीने के तनाव को, फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाता है। ठीक, सामने से आते हैं, गौमुख आसन का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से पैरों की पोजीशन बनानी है। देखिए सामने से गाय की मुख की समान आकृति बनी है। पहले हमने दाएं पैर को नीचे रखा है और बाएं पैर को ऊपर रखा है। ठीक है, तो जो पैर ऊपर रहता है वही वाला हाथ पहले ऊपर से जाता है। दायां हाथ पीछे से लेकर जाएं। दोनों हाथ का लॉक यदि ना बने तो केवल कमर पर रख लें। अब धीरे से आंखों को सामने अपनी हाइट पे देखिए। आंखें बंद करके करना चाहते हैं अभ्यास तो आसानी से आंखें बंद करके करें। स्पाइन भी स्ट्रेट, चेस्ट में एक्सपांशन, लंबी गहरी श्वास को चलने दें। सभी आसनों का अभ्यास आपको 10 से 20 सेकंड के लिए रोज़ाना करना है। लेग चेंज करके करेंगे। सभी आसनों को पूरे ध्यान के साथ, लयबद्धता, श्वास की लयबद्धता के साथ करें। आपको इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। दाएं हाथ को ऊपर ले जाएं, पीछे से लेकर आएं, और बाएं हाथ को नीचे से लेकर जाएं और दोनों हाथों का लॉक बना लें, फिंगर लॉक। आंखें बंद करके 10 से 20 बार लंबी गहरी श्वास लेना है। रुके रहें। धीरे से जैसे गए थे वैसे वापस आ जाएं। पैरों को खोल लें, खड़े हो जाएंगे। ताड़ासन का अभ्यास कर लेते हैं। दोस्तों, ताड़ासन एक ऐसा आसन है जो सभी के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये हमारी स्पाइन से रिलेटेड है। साथ ही साथ हमारा चेस्ट का एक्सपांशन हो रहा है, एकाग्रता को बढ़ाता है। दोनों हाथों का फिंगर लॉक बना लें। सामने एक पॉइंट को, एक बिंदु को फोकस कर लें और धीरे से एड़ियों को उठा लें। जितना हो सके आप इसका अभ्यास करें ताकि आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़े। बच्चों को कराने से हाइट बढ़ती बच्चों की, इससे रुके रहें। रोज़ाना इन अभ्यासों को करने से ना केवल हमारे लंग्स पे, इवन आपकी होल बॉडी पे इन सभी आसनों का पूरा फ़ायदा देखने को मिलेगा। धीरे से वापस आ जाएं। रिलैक्स। तो दोस्तों, मैंने आपको कुछ ऐसे आसन बताए हैं जो बेसिकली आपके लंग्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी आसन हैं जो ट्विस्टिंग के साथ किए जाते हैं। वक्रासन है और पवन मुक्तासन है, लेकिन उनमें क्या होता है, लंग्स पर प्रेशर भी पड़ता है, ट्विस्टिंग भी होती है। मैंने आज आपको वो आसन बताए हैं जो बेसिकली आपके चेस्ट एक्सपांशन से रिलेटेड है। सजेस मैंने आपको बताया कि आप गोमुखासन करिए, उसमें भी चेस्ट एक्सपांड हो रहा है। उष्ट्रासन करिए, उसमें बहुत अच्छे से चेस्ट एक्सपांशन हो रहा है। और भुजंगासन है, उष्ट्रासन है और धनुरासन है। इन सारे अभ्यासों के साथ आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, इसलिए इनका अभ्यास अवश्य करें। आसन के बाद मैं आपको प्राणायाम की तरफ ले जाने से पहले थोड़ा ये भी बता दूं कि जो लोग नियमित रूप से अभ्यास करते हैं योग का, तो उनसे रिलेटेड ये बोलना चाहती हूँ कि अपने सूर्य नमस्कार को भी इन सारे आसनों के साथ जोड़कर ले चलें। यानी कि आपका जो रोज़ाना के योग के अभ्यास के साथ सूर्य नमस्कार, इन आसनों को कॉम्बिनेशन के साथ करना, अर्थात पूरक आसनों के साथ करना सतत चलता रहे, तो आपकी ना केवल इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी,
इवन आपकी बैकबोन स्ट्रांग होगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपको बहुत जल्दी थकान नहीं होगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा और साथ साथ आपकी लंग्स इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आप किसी भी, ना केवल कोरोना को, इवन आपको कोई हल्की से या बड़ी से बड़ी बीमारी आसानी से इन्फेक्ट नहीं कर पाएगी। आपकी इम्यूनिटी के लिए हर बार आपका प्रतिरक्षी तंत्र जो है उन सारी बीमारियों को ओवरकम करने के लिए सदैव तैयार रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं बात करती हूँ प्राणायाम की। प्राणायाम के लिए बहुत सारे शब्दों की ज़रूरत नहीं है, प्राणों का आयाम कहना भी काफ़ी होगा, क्योंकि ये प्राणायाम शब्द जो है ये केवल इन्हीं दो से मिलकर बनाया, प्राण और आयाम, यानी अपने प्राण को, जो हमारी जीवनी, हमारी जो वाइटल पावर है, ऑक्सीजन भी ऑल्सो वाइटल पावर इन आवर बॉडी, लेकिन विद द कॉम्बिनेशन विद द कॉस्मिक एनर्जी, मतलब हमारी जो ऑक्सीजन लेवल के साथ एक और वाइटल एनर्जी जो प्राण तत्व के रूप में हमारे भीतर चल रही है, उनको आयाम देना, उसको लयबद्ध करना ही प्राणायाम है। ऐसा कहना भी बहुत कम होगा, लेकिन प्राणायाम जो है वो आपके प्राणों से रिलेटेड है। आपको इतना क्लियर कर देता है अंदर से कि आप बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं, आपकी नाड़ियों की शुद्धि कर देता है, आपको बहुत स्ट्रांग बना देता है, आपके विचारों को बंद कर देता है, ख़त्म कर देता है और आपको बिल्कुल स्थिर प्रज्ञ की ओर ले जाता है। स्थिर प्रज्ञ एक बहुत बड़ा शब्द है। जो लोग गीता का अध्ययन करते हैं वो जानते होंगे कि स्थिर प्रज्ञ मतलब क्या लक्षण होते हैं, स्थिर प्रज्ञ होना मतलब कितनी बड़ी बात होती है। तो प्राणायाम आपको स्थिर प्रज्ञ की ओर ले जाने का एक छोटा सा सरल सा रास्ता है, तो इसे ज़रूर अपनाएं। ठीक है, प्राणायाम के लिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन सभी लोग जानते हैं कि हम लोग नाड़ी शोधन मतलब एक नाक बंद करके और ऐसे ऐसे और एक से लेना, एक से छोड़ना, दूसरे से लेना, दूसरे से छोड़ना, ये बहुत सिंपल बात है। मैं आपको एक साइंटिफिक व्यू बताना चाहती हूँ कि नाड़ी शोधन जो होता है वो आपके राइट और लेफ़्ट, मतलब आपकी आधी बॉडी राइट और आधी आपकी जो लेफ़्ट बॉडी है, उनके एक एक हिस्से को, एक एक नाड़ियों को, जो 72,000 नस नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में, एक एक नाड़ी की क्लीनिंग कर देता है। बस आपका अभ्यास दृढ़ होना चाहिए, आपके मन में संकल्प होना चाहिए, आपको अपने जो अभ्यास है उसके प्रति उत्साहट नहीं होना चाहिए और बहुत अच्छा सा मन चाहिए। तो सबसे पहले यदि नाड़ी शोधन की बात करें तो नाड़ी शोधन एक एक नासिकाओं के द्वारा किए जाने वाला अभ्यास है। पहले आप इसे शुरू करते हुए पहले दाईं नाड़ी से शुरू करें, पिंगला से लेना और छोड़ना 10-10 बार। लेना और छोड़ने में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लयबद्धता है आपके श्वासों की, जैसे मैंने मान लीजिए काउंटिंग के साथ अगर थोड़ा ध्यान रखने के हिसाब से किया जाए तो जो काउंटिंग है राइट से अगर मैं 10 में इनहेल कर रही हूँ तो कोशिश करिए कि उसे 10 तक तो एक्सेल किया जाए। ये केवल लेने और छोड़ने का विषय नहीं है, मतलब श्वास के लेने और छोड़ने का विषय नहीं है, हमें यहीं नहीं रुकना है, हमें इसके सही गर्त तक जाना है। उसका गर्त ये है कि आप अपनी एक्सेलेशन को इतना बढ़ाएं, यानी आपकी दोनों में श्वास को लेने और छोड़ने में इतनी गजब की लयबद्धता हो ताकि आपके प्राणों पर, यानी आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिले या आप इतने शुद्ध हो जाएं भीतर से कि किसी भी प्रकार का जो त्रिदोष हैं, वात, पित्त और कफ, किसी भी प्रकार का मल आपके शरीर के भीतर ना रहे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग नाड़ी शोधन करते समय हमें हमेशा अपनी श्वास की लयबद्धता का ध्यान रखें। रोज़ाना इसका प्रयास 10-10 आवृत्तियों के साथ करें। यदि बहुत अच्छे नियत अभ्यासी हैं तो दिन में 3 बार इनका अभ्यास करें खाली पेट, और जितना हो सके मन के साथ एक तानता के साथ करें। जैसे पतंजलि ने बताया है प्रत्येक तानता ध्यानम, है ना, तस्य प्रत्येक तानता ध्यानम, मतलब ध्यान की तरफ जाने के लिए एक तान होना बहुत ज़रूरी है। हम योग के प्रत्येक अंग के साथ बात करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। नाड़ी शोधन की बात कर चुकी हूँ मैं, अब आपसे अनुलोम विलोम की बात करना चाहूँगी। अनुलोम विलोम जस्ट थोड़ा सा एक्सपांड रूप है नाड़ी शोधन का। हम नाड़ी शोधन एक एक नास से करते हैं और जो प्राणायाम अनुलोम विलोम वो एक नासिका से श्वास को भरते हुए दूसरी ओर से खाली कर देते हैं। ऐसे हम अनुलोम विलोम करते हैं। सेम थिंग इसमें भी आपको वही साइंटिफिक पहलू याद रखना है, ध्यान रखना है कि जितना श्वास या जितना पूरक आप कर रहे हैं उतना ही रेचक भी करें, उतनी ही लयबद्धता से करें, उतनी धीमी गति से करें और एक तान से करें। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ इनहेल कर रहे हैं या बहुत स्लो या बहुत
जल्दी से एक्सेल कर देते हैं। कुछ लोगों की आदत होती कि या बहुत जो जिनका वात बहुत बड़ा हुआ होता है उनमें एक्सेलेशन की बिल्कुल भी क्षमता नहीं होती, वो तुरंत से अपनी श्वास को लेते हुए एक पल में छोड़ देते हैं। ऐसा कहना बहुत सिंपल होगा, क्योंकि वाती और जो पित्त जिनका बढ़ा हुआ होता है वो भी आसानी से इसे नहीं कर पाते हैं। इसलिए कोशिश करिए, अभ्यास करिए, नियत सतत अभ्यास करिए कि अपने श्वासों में लयबद्धता को बनाएं। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कपालभाति। कपालभाति जो है आपके कपाल के अग्रभाग की सफाई करता है और आपकी जो है इसका जो अदर बोल सकते हैं कि इसके साथ में एक और जो एडवांटेज हमको मिलता है वो पेट की चर्बी को कम करने को मिलता है। लेकिन बेसिकली ये आपके कपाल के अग्रभाग यानी आपके मस्तिष्क की सफाई करता है। और सभी जानते हैं कि कपालभाति एक प्राणायाम नहीं है, यह एक क्रिया है, लेकिन इस क्रिया का उपयोग हम अपने कपाल की सफाई के लिए करते हैं। तो मैं आपको कुछ स्ट्रोक्स करके बता देती हूँ। देखिए, श्वास को भीतर एक बार गहरा प्रश्वास कर दें भीतर लेते हुए, और फिर सामान्य श्वास के साथ स्ट्रोक्स को स्टार्ट करेंगे। कपालभाति में श्वास के लेने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल श्वास को स्ट्रोक्स के रूप में छोड़ने पर ध्यान दिया जाता है। तो आप इससे फोकस करें, ध्यान से देखिए। कपालभाति का अभ्यास सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार करें। जो नियत अभ्यासी है वह 1 मिनट में 120 स्ट्रोक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान दें कि जिन्हें बीपी का प्रॉब्लम है, जिनका हाई बीपी रहता है, या जिन्हें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है या बहुत जल्दी घबराहट होने लग जाती है, वो लोग इसका अभ्यास कम करें। ना करें ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, करें, लेकिन अपने क्षमता के अनुसार अनुरूप करें, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा हाई बीपी से हमेशा परेशान रहते हैं वो उसे कम करें। इसके बाद हम बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम की। भस्त्रिका प्राणायाम लोहार की धूकनी, एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, लोहार की धूकनी के समान श्वास को लेना और छोड़ना। तो इसमें क्या होता है कि जब आप तेज़ी से पूरक करते हैं तो आपकी जो तेज़ी से पूरक की हुई श्वास सीधे आपके हार्ट पे प्रेशर डालती है ना, और साथ ही साथ के लंग्स पे प्रेशर डालती है। तो जब हम तेज़ी से पूरक और रेचक करते हैं तो फेफड़ों के उन हिस्सों तक भी श्वास पहुंचती है और उन हिस्सों से श्वास बाहर निकलती है जहां तक हम इनहेल नहीं कर पाते हैं। या आजकल की जो मनुष्य की दौड़ भाग वाली ज़िंदगी है, या जो लोग योग को ना अपना रहे हैं या नहीं करते हैं योग या प्राणायाम नहीं करते, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इतना छोटा श्वास प्रश्वास करते हुए हमारी जो जीवनी शक्ति है, हमारा जो जीवन है वो बहुत छोटा हो गया है। सभी लोग जानते हैं कि सभी बोलते हैं कि सभी गिनती की श्वासें लेके आएँ, जितना जीना चाहते हैं उतनी गिनी हुई श्वासें लेके आएँ, उतना जिएंगे फिर चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, प्राणायाम जो क्या करता है, आपको दीर्घायु बनाता है। तो जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो जब तेज़ी से पूरक और रेचक यानी श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे, इससे क्या होता है, आपके लंग्स की एल्वियोलाई पे इफेक्ट आता है, और वो एल्वियोलाई जो डेड हो चुकी है या फिर जो थोड़ी सी बीमार सी पड़ी है, जो एल्वियोलाई की जो कोशिकाएं वो थोड़ी सी जो चिपकी हुई है या किसी संक्रमण की वजह से, या आपकी धीमे श्वास या बहुत जल्दी श्वास लेने उसकी वजह से जहाँ तक ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुँच रहा है, उन हिस्सों तक, ज़्यादातर पोस्टीरियर लोब्स तक श्वास को पहुँचाने का काम भस्त्रिका प्राणायाम करता है। भस्त्रिका प्राणायाम दोस्तों इतना फ़ायदेमंद है, यदि हम इसका नियत प्रयास करें तो ये हमारे रक्त की तेज़ी से शुद्धि कर देता है ना। जो काम हमारे हार्ट को बहुत स्लो करने की आदत होती है, भस्त्रिका प्राणायाम के साथ हम तेज़ ऊष्मा को उत्पन्न करके हृदय के जो ब्लड की सफाई है, यानी डीऑक्सीजनेट ब्लड को बाहर जो है जल्दी क्लीन करना, मतलब ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में लाने का जो काम है वो जल्दी हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि जब हम यानी श्वास को
भरते हुए हाथ जब ऊपर ले जाते हैं और जब नीचे लाते हैं तो अपने पोस्टीरियर जो लंग्स होते हैं उनके पोस्टीरियर लॉब्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और वहाँ से हम गहरा इनहेलेशन और गहरा एक्सहेलेशन करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम एक बहुत अच्छा प्राणायाम है हमारे लंग्स को मजबूत बनाने के लिए। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं उज्जाई प्राणायाम की। उज्जाई यानी अपने प्राणों को जय करना, प्राणों को जीत लेना। दोनों नासिकाओं से घर्षण से श्वास भरना है। मतलब जब आप श्वास अंदर भरें नासिकाओं से तो आपके कंठ को हल्का सा संकुचित कर लें। अब इस संकुचित किए हुए प्राण से क्या होगा या संकुचित किए हुए कंठ से क्या होगा, जब आप तेजी से श्वास को अंदर भरेंगे तो आपके द्वारा भरी हुई श्वास सीधे आपके हृदय तक जाएगी, यानी आपके लंग्स तक पहुंचेगी। और उससे क्या होगा, खींची हुई श्वास के साथ आप तेजी से पूरा करते हुए ऑक्सीजन को सीधे अपनी अलवेलाई को पहुंचाएंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ उज्जाई प्राणायाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदा थायराइड वालों के लिए, जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। और साथ ही साथ ये गले की जो टॉन्सिलस होते हैं या जो उन सभी में फ़ायदेमंद है। योग की ये महत्ता ही यही है कि योग आपको एक कार्य या मान लीजिए एक आसन लगाने के साथ केवल एक सिंगल फ़ायदा कभी नहीं पहुंचाता, आपको बहुत सारे फ़ायदे एक साथ पहुंचाने का काम करता है योग। इसलिए योग ही हमारे जीवन को मजबूती दे सकता है, इम्यूनिटी दे सकता है और इस महामारी के समय में हमें आगे अभी तो बहुत लंबी जंग है कोरोना से हमारी, तो उसमें लड़ने के लिए आपको बहुत सारी पावर देगा। हम बात कर रहे थे, कर चुके हैं उज्जाई के बारे में बात। एक बार मैं आपको प्रोसेस करके बता देती हूँ। जब हम कंठ को संकुचित करते हुए प्राणों को खींचते हैं नासिका से तो आपको यहाँ हल्का सा एक डिप्रेशन सा फील होगा, क्योंकि जब आप श्रिंक कर रहे हैं अपनी श्वास नली को श्रिंक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको हल्का सा डिप्रेशन फील आएगा। ठीक है। उज्जाई प्राणायाम को यदि आप कुंभक के प्रयास के साथ करेंगे तो आपको इसके बहुत सारे चमत्कारी फायदे मिलेंगे। ठीक है। कुंभक और बंद के साथ, दोनों के साथ। कुंभक क्या है मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। कुंभक यानी कि श्वास को भीतर भरकर दोनों नासिकाओं को बंद करके भीतर की तरफ रोक लेना, यह है अंतर कुंभक। और धीरे धीरे श्वास का रेचन करने के बाद यानी श्वास को पूरा बाहर निकाल देने के बाद फिर से कुंभक को लगा लेना, बाह्य कुंभक है। तो इस प्रकार से कुंभक दो हो गए, बाह्य और भीतर। श्वास को यदि भीतर भर के रखते हैं तो अंतः कुंभक, अंदर से बाहर श्वास को बाहर निकालते हुए रोकते हैं तो बाह्य कुंभक। आप इन दोनों कुंभकों के साथ यदि अपने प्राणायाम को जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि आप जितने प्राणायाम कर रहे हैं सच कपालभाति, भस्त्रिका और उज्जाई और अनुलोम विलोम, इन सभी में आपको डबल 2 गुना स्पीड से फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जितनी देर के लिए हम कुंभक को करते हैं उतनी देर हमारी श्वास रुकी रहती है और हमारी जो श्वासें रुकी हुई है उतनी श्वासें हमको जीने के लिए और ज़्यादा मिल जाती है। बहुत छोटा सा फंडा है, आप बहुत अच्छे आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा आप कुंभक का प्रयास या अभ्यास करते जाएंगे आपकी जीवनी शक्ति बढ़ती जाएगी, यानी आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। ठीक है। उज्जाई प्राणायाम में ये तो वही कुंभक की बात। साथ ही साथ मैं आपको बंद लगाना बता देती हूँ। बंद जो है, बंद का एक सिंपल अर्थ है बांधना, यानी किसी हिस्से को बांध देना। मान लीजिए मैंने अपने कंठ को ये थोड़ी को कंठकूप से लगा लिया। कंठकूप से लगाते ही क्या होगा कि इस हिस्से के जितने ऑर्गन्स होंगे वो स्थिर हो जाएंगे, बंद जाएंगे, वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी। और जैसे ही मैं अपने बंद को खोलूँगी, खोलने के साथ क्या होगा, रक्त प्रवाह बिल्कुल स्पीडली होगा। मतलब जहाँ तक अभी तक हो गया था, अभी तक जहाँ पे जाके स्टॉप हो गया था या जितनी देर मैंने रोक रखा था, जब वहाँ पे रक्त प्रवाह रुका हुआ था वहाँ पे सारी सेंसेशन स्टॉप्ड थी। और जैसे ही मैंने उन्हें खोला, बंद को जैसे ही मैंने ओपन किया, ओपन करने के साथ क्या होगा कि वहाँ पे आपको ब्लड सर्कुलेशन एकदम फास्ट सा महसूस होगा। तो क्या होगा, उतनी देर के लिए जो रक्त का संचार था हमने रोक कर वो फिर तेज़ी से छोड़ दिया, तो तेज़ी से आपके सारे ऑर्गन्स को, उस हिस्से के सारे ऑर्गन्स को ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ी से मिलना शुरू हो जाएगा। तो बंद के भी उतने ही चमत्कारिक फ़ायदे हैं। मैं आपको 2 और बंदों के बारे में बताना चाहती हूँ। दूसरा बंद होता है उड्डयन बंद।
उड्डयन बंद जो होता है वो बाह्य कुंभक के साथ लगाया जाता है, यानी प्राणों को भीतर निकाल कर, यानी श्वास को पूरा रेचन कर देने के बाद धीरे से नाभि को अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचते हुए पूरा अंदर रोक लेना। साथ में जालंधर बंद लगा रहेगा। और तीसरा जो बंद है मूल बंद, ये हमारे पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं कि पंच तत्व है हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे पृथ्वी तत्व को सबसे ज़्यादा हेल्दी, सबसे ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाला मूल बंद होता है, यानी हमारे गुदाद्वार की मांसपेशियों को ऊपर की तरफ पुल करके रोक के रखना मूल बंद है। तो ये हुई दोस्तों बंधों की बात। अब मैं आपको एक प्राणायाम, यानी कि एक उज्जाई प्राणायाम आपको इन तीनों बंद और कुंभकों के साथ करके बताना चाह रही थी। कृपया देखें और इस अभ्यास को ज़रूर करें। देख ले कैसे करना है। उज्जाई प्राणायाम के लिए दोनों नासिकाओं से पूरक करेंगे घर्षण के साथ। दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को भीतर खींच लें। बाह्य कुंभक, दोनों नासिकाओं से सामान्य पूरक और रेचन करें। जब मैंने दोनों नासिकाओं से पूरक किया और उसके बाद में अंतः कुंभक का अभ्यास किया, तब मैंने जालंधर बंद लगाया और उसी के साथ साथ मैंने नीचे से मूल बंद को उठाया। ठीक है। और जब मैंने रेचन किया, मतलब थोड़ा सा बंद को लूज़ करते हुए, आपने देखा होगा कि मैंने गर्दन पूरी सीधी नहीं की थी, है ना। उसके लिए क्या होगा कि जो मांसपेशियां हमेशा पूरी तरह से तैयार नहीं होती। मान लीजिए हमने पूरी गर्दन सीधी करके और दोनों नासिकाओं को छोड़ते हुए रेचन किया होता, तो कई बार आपकी श्वास भीतर थोड़ी सी रह जाती है, तो वो बाह्य कुंभक प्रॉपर नहीं होता है। तो आप क्या करिए, हल्का सा इस बंद को, जालंधर बंद को थोड़ा सा लूज करिए। फिर दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे पूरा रेचन करते हुए फिर से पूरी नाभि को भीतर खींच लें, मतलब उड्डयन बंद करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बाह्य कुंभक जो होता है वो उड्डयन बंद के साथ होता है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर के भीतर वायु नहीं होती है। तो उड्डयन बंद लगाएं। सेम टाइम आप नीचे से मूल बंद को उठा लें और फिर धीरे से दोनों नासिकाओं को बंद करते हुए जालंधर बंद को टाइट कर लें। ठीक है। इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। ये तो हुई बंद और थोड़े से कुंभकों की बात। एक और प्राणायाम होता है सूर्यभेदी प्राणायाम, जो कि शरीर को गर्म रखता है। चूँकि अभी टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहा है, तो यदि आप मॉर्निंग समय में योगाभ्यास कर रहे हैं तो सूर्यभेदी प्राणायाम अवश्य करें। सूर्यभेदी प्राणायाम हमारे शरीर को ऊष्मा देता है। जिस प्रकार कपालभाति हमारे शरीर को ऊष्मा देता है, गर्म रखता है, और उसी प्रकार जो है सूर्यभेदी प्राणायाम भी होता है। सूर्यभेदी प्राणायाम में आप पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी, हड्डियों के हिसाब से आपका जो दाहिना स्वर है वो है सूर्य और जो बायां स्वर है वो है चंद्र। तो आप क्या करिए, सूर्यभेदी प्राणायाम में दाई नासिका से पूरक करेंगे और बाई नासिका से रेचन करेंगे। इसको भी आप उसी प्रकार बंद और कुंभकों के साथ कर सकते हैं, जिस प्रकार मैंने आपको उज्जाई प्राणायाम करते बताया। ठीक है। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम की तरफ चल रही हूँ, जो कि कोविड-19 के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हड्डियों के हिसाब से देखा जाए तो भ्रमर गुंजन से श्वास को भरना और भ्रमरी गुंजन के साथ श्वास को बाहर कर देना। ये छोटा सा एक छोटी सी व्याख्या है भ्रामरी प्राणायाम की। लेकिन कोविड-19 में इसका क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल है, समझिए इसको। कोविड-19 में जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, या मान लीजिए आपकी इम्यूनिटी वीक होने के साथ आप इन्फेक्टेड हो गए कोरोना वायरस से, तो क्या होता है कि डॉक्टर्स आपको जो दवाई देता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड की होता है। और एकमात्र प्राणायाम जो भस्त्रिका प्राणायाम, वो एकमात्र ऐसा प्राणायाम है कि जब हमिंग करते हैं, जब हम मतलब ये जो गुंजन करते हैं ना, सिंपल कोई भी मुद्रा बना के ऐसे या कानों को बंद करके जब हमिंग करते हैं, गुंजन करते हैं श्वास को भरने के बाद, एक्सहेलेशन के लिए जो गुंजन करते हैं,
उस समय हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनना शुरू होता है। यानी कि बॉडी में आपको मतलब जो पूरा प्राकृतिक रूप से आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनना शुरू होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भस्त्रिका प्राणायाम जो भ्रामरी प्राणायाम जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें आपको हमिंग करने के साथ क्या होता है, एक तो वैगस नर्व एक्टिव होती है। जब हम हमिंग करते हैं, गुंजन को तेज़ करते हैं, तो क्या होता है कि एक तो हमारी ब्रेन सेल्स एक्टिव होती है। ये तो इसका एक सिंपल एडवांटेज है जो सभी जानते हैं कि एक हैप्पीनेस प्राणायाम है। हैप्पीनेस प्राणायाम क्यों है, उसके पीछे क्या है कि आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ना। आपका ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है बॉडी में, है ना। तो आपकी ब्रेन सेल्स रिलैक्स होती हैं, आपका इम्यून रिस्पांस बढ़ता है अगेंस्ट टू किसी भी ह्यूमन पैथोजन या मान लीजिए कोई वायरस इफेक्ट जिससे भी चल रहा है। और साथ ही साथ क्या करना है कि कुछ मुद्राओं के साथ हमको भस्त्रिका भ्रामरी प्राणायाम करना है। खेचरी मुद्राएं ऐसी स्थिति होती है जो आपके अंदर मुद्राएं एक और अंग है, हम जानते हैं हमारे योग का। तो ये जो मुद्राएं होती है, मुद्राओं के साथ यदि हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो इनके गजब के चमत्कारी फायदे होते हैं। अब मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, वेगस नर्व जो होता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड है, और नाइट्रिक ऑक्साइड मैं आपको बता चुकी हूँ। अब फाइनली बस मैं आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि एक मुद्रा है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा के बारे में सभी जानते हैं, जैसा कि हठ योग में स्वात्माराम जी ने डिस्क्राइब किया है कि सबसे मुद्राओं में सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है खेचरी मुद्रा। इसमें आपको क्या करना है, अपनी जीभ को पलटा करके कपाल कुहर में लगाना है और फिर उसको खींच के अंदर रखना है। मतलब ऐसा पलटाना है, जीभ को ऊपर की तरफ लगाना है तालु मूल में, और फिर आपको भूमध्य दृष्टि करते हुए अभ्यास करना है, अपना ध्यान करना है। और अभी हम जैसे हमिंग करेंगे तो उसका अभ्यास करना है। एक और होती है शून्य मुद्रा के साथ कर सकते हैं। शून्य मुद्रा एक हस्त मुद्रा है। शून्य मुद्रा मतलब ये आपका जो आकाश तत्व है, ये पांचों हमारे पंच महाभूत है, इसमें जो मध्यमा उंगली है ये आपका आकाश तत्व है। इस आकाश तत्व को आपको घुमा करके आपके अंगूठे के तीसरे भाग पे, मतलब सबसे नीचे वाले भाग पे ऐसे मोड़ के रख लेना है। ये शून्य मुद्रा है। शून्य मुद्रा लगाने से क्या होगा, कानों का जो किसी भी प्रकार का रोग है वो मिटता जाएगा। तो जब शून्य मुद्रा लगा के हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो कानों में भी वैक्यूम रहता है, प्लस हम जब जनरेट कर रहे हैं वो जो हमिंग जनरेट कर रहे हैं उससे क्या होता है, पूरा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है बॉडी में। उस समय नाइट्रिक ऑक्साइड बनना सबसे तेज़ हो जाता है। वैगस नर्व पे प्रेशर आता है। खेचरी मुद्रा में क्या करते हैं, हम जब उठा के जीभ को तालु मूल में लगाते हैं तो वेगस नर्व प्रेस होती है हमारी। तो वेगस नर्व प्रेस होने से क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन बढ़ जाता है बॉडी में। उससे क्या होता है, हमारी हीलिंग बढ़ती है, हमारा इम्यून मजबूत होता है, और हम किसी भी प्रकार के पैथोजन मतलब कुछ भी हो सकते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, सब पैथोजन एक वर्ड है जो सभी के लिए यूज़ किया जाता है। तो उससे हम सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी बहुत स्ट्रांग हो गई है। तो हम किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन से बच सकते हैं और इस प्रकार से इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको एक बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करके बता देती हूँ। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ, जिसमें आप उंगलियों को या थंब से दोनों कानों को बंद करके और चारों उंगलियों को आंखों पे इस प्रकार से रखूँगी। फिर दोनों नासिकाओं से श्वास भरना है। ये सिंपल तरीका हो गया है। शून्य मुद्रा के साथ बताती हूँ। दोनों हाथों की शून्य मुद्रा बना ले। खेचरी मुद्रा के साथ आपने देखा होगा कि मैंने खेचरी मुद्रा, शून्य मुद्रा दोनों को साथ में रखते हुए
एक साथ करते हुए और अपना भ्रामरी प्राणायाम किया। मैं आपको सारे इसके मतलब हीलिंग पावर्स क्या क्या हैं बता चुकी हूँ, क्या क्या हील करता है, कैसे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। अब बस एक थोड़ा सा आहार विहार और बताना चाहती हूँ। आहार विहार के बारे में बताना चाहती हूँ। अभी हम थोड़ा सा कोविड के आहार विहार से रिलेटेड बात कर लेते हैं। ये जो वायरस है ये एक एसिड मीडियम में ग्रो होता है, मतलब 5 से 5.5 तक की रेंज में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और जब हम मीडियम को अल्कलाइन बना लेते हैं, अपनी मीडियम को जब अल्कलाइन बना लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में इफेक्ट नहीं करता है। तो अब हमें अपने आहार को इस प्रकार से रखना है कि हम जो है अम्लीयत से क्षारीय की ओर बढ़ें। तो अब अगर मैं आयुष मंत्रालय की बात करूं तो आयुष ने अपनी एक गाइडलाइन जारी करी है आहार के लिए। उन्होंने ये बताया है कि आपको किस प्रकार का भोजन लेना है। तो उन्होंने अमृत भोजन की श्रेणी में सबसे पहले स्प्राउटेड यानी अंकुरित भोजन को रखा है। अपने दैनिक जीवन में अंकुरित भोजन को एक ज़रूर स्थान दें ताकि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बने, आप आसानी से अपनी शरीर को गर्म रख सकें, अल्कलाइन रख सकें, तेल मसाले का उपयोग कम करें। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो बीट रूट यानी कि चुकंदर, उसको अच्छे से चबा चबा के खाएं। अच्छा, चुकंदर को चबा के खाने के साथ भी हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। जितनी चीज़ें हैं मैं आपको जो जो बता रही हूँ इन सभी का साइंटिफिक रीज़न है और बहुत अच्छा रीज़न है। तो आप यदि इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, शहद का सेवन करिए, साथ साथ तुलसी अदरक का काढ़ा बना के पीजिए, अदरक की चाय लीजिए, तुलसी की चाय पीजिए। तो ये सब जो आयुर्वेदिक काम है, जो आयुर्वेदिक प्रोसेसेस हैं, इन सभी को साथ साथ में फॉलो करें। अपने भोजन में स्प्राउटेड लाएं, सलाद लाएं। हालांकि अब तो सलाद आप अभी जो ककड़ी वगैरह है, हम लोग थोड़े डर के इन्फेक्शन की वजह से कि हो सकता है किसी में भी इन्फेक्शन आ जाए आपको, तो उनको आके अच्छे से धूप में सुखा के धो के और फिर उसके बाद 2 से 1 या 2 दिन बाद उसका इस्तेमाल करिए, फिर उससे कोई खतरा नहीं है। तो इसी के साथ साथ अब मैंने आहार के बारे में आपको थोड़ा बता चुकी हूँ, आसनों के बारे में बता चुकी हूँ, प्राणायाम के बारे में बता चुकी हूँ और थोड़ा ध्यान पे बात कर लेते हैं। ध्यान भी आप ओम चैंटिंग भी रोज़ करें। जैसे मैंने शुरुआत में ओम चैंटिंग से स्टार्ट किया, ओम का उच्चारण भी उतनी ही ज़्यादा हमारी बॉडी में वेगस नर्व को एक्टिव करता है। आप सभी जानते हैं ओम के कितने फ़ायदे। ओम एक ध्वनि तरंग नहीं है मात्र, ये हमारे ईश्वर का रूप है, मतलब हम उसको स्वर रूप में ध्यान रहे, इस तरीके से बात कर सकते हैं। इसके लिए अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि ध्यान कम से कम रोज़ 10 से 15 मिनट ध्यान के लिए निकालिए ताकि आप अपने मन से स्ट्रॉन्ग कर सकें। मन से यम नियम का पालन करें, आसन करें, प्राणायाम करें और मुद्राएं करें, बंद करें। साथ ही साथ थोड़ा सा ध्यान के लिए समय निकालें ताकि आपकी एकाग्रता बढ़े और आप ये जो बाहर नकारात्मक इन्वायरमेंट चल रहा है कोविड-19 का, उससे अपने आप को दूर रख सकें। ठीक है, बाहर जो भी चल रहा है, बाहर जो चले, हम तो हमारी रिलैक्स हैं, हमें पता है हम स्ट्रॉन्ग हैं। और ये जो सभी को अभी बहुत अंदेशा चलता ना कि अरे हम तो बाहर नहीं जा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ये जिसको भी ऐसी धारणाएं चलती बिना योग करे, तो वो सभी सुन लें कि अच्छे से अच्छे लोग, अभी आप जानते होंगे कि 12 जुलाई को या 11 जुलाई के लगभग अमिताभ बच्चन जी को भी कोविड-19 डिटेक्ट हो गया है। तो क्या वो साफ़ सफाई नहीं करते होंगे, वो सैनिटाइज नहीं रखते होंगे? ये वायरस ही इस प्रकार का ज़्यादा फैल रहा है अभी कि कोई भी बड़ा हो या छोटा, राजा हो या रंक, कोई इससे बच नहीं सकता। आप चाहें तो हमारे योग की पद्धति को हमारे अपने जीवन में उतारें, अपने आप को मजबूत बनाएं, परिवार को मजबूत बनाएं और समाज को मजबूत बनाएं। याद रखिए, योग के द्वारा ही हम अपने आप को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना के रख सकते हैं और हमें कोरोना को हराना है। याद रखिए कि कोरोना हार के जाएगा भारत से और हम जीतेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं ओम ध्वनि के साथ अपना सेशन समाप्त करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना, मेरी व्याख्यान पे थोड़ा गौर किया और कृपा करके आप सभी योग को अपनाएं। अंत में राजमाता अहिल्या योग केंद्र के सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। ओम का उच्चारण करते
कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। शांति 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 ही। अच्छे से रगड़ लें हथेलियों को गर्म होने तक। धीरे से बंद आंखों पे रख लें, पूरे चेहरे पे फैला लें, कपाल पर फैलाएं, कानों की आगे और पीछे। श्वास भरते सीधे। हरिओम। आपका दिन शुभ हो और सभी लोग कोरोना से बचे रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।